कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में नेशनलिज्म को ऐड कर देने से कोई कंट्री नेशन स्टेट या नेशन बन जाती है। कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानते हैं, रूलर, सॉवरेन, पीपल, इंटरनेशनल डिफाइंड बाउंड्रीज प्लस नेशनलिज्म। वो कंट्री क्या हो जाती है? और कंट्री हम लोग जानते हैं स्टेट कंट्री, तो वो कंट्री क्या हो जाती है? नेशन स्टेट। नेशनलिज्म क्या है मालूम है? कैसे आता है? यूनिटी से आता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग से, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन पास्ट, कॉमन कल्चर, कॉमन रेस, कॉमननेस। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक डिक्टेटर हुआ जिसका टारगेट पूरे यूरोप को जीतना था। ये ठीक है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर था, मगर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने रूल में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन सारे चेंजेस, उन सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जगह दी जो प्रिंसिपल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आए थे। याद रखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ का मानना भी क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ का मानना ये था कि फ्रांस के रेवोल्यूशनरी का ये काम है, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो पूरे यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म के रूल से बाहर निकालें। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, वो जब पूरे यूरोप को जीतने के लिए निकला तो उसने अपने साथ इन सारी बातों को ले लिया। वो जो बेसिक्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उन सभी को लिया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कोड लाया, एक कानून लाया जिसमें बहुत सारे मेजरमेंट, बहुत सारे चेंजेस किए गए, जो कि नेपोलियन का कानून था। इसीलिए इस कानून को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। कोड मतलब कानून। सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड किसने इंट्रोड्यूस किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब? 1804। उसे कुछ मेजर्स देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राइट टू प्रॉपर्टी की बात हुई और नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी को राइट टू प्रॉपर्टी दिया। और साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट जिस भी जगह जा रहा है जीतने के लिए, फ्रांस से बाहर निकल गया, वो यूरोप को जीतना है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ के लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिल रही है। जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट जा रहा है उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में किस चीज़ को लाया? एबोलिश हेरिडिटरी सिस्टम। हेरिडिटरी सिस्टम को एबोलिश किया और एलिजिबिलिटी, एबिलिटी को प्रेफरेंस दिया। पहले एक नोबेल का बेटा नोबेल बनता था, या और कोई गवर्नमेंट का पोस्ट है तो जो फादर का पोस्ट है वही पोस्ट उसके बेटे को भी मिलता था। हेरिडिटरी सिस्टम, मगर इसने क्या किया? ख़त्म कर दिया। हेरिडिटरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। एबोलिशन ऑफ सर्फडम, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जिस सिस्टम के तहत पीजेंट्स को फ्री में नोबेल के लिए काम करना पड़ता था और पीजेंट्स स्लेव की तरह हुआ करते थे। वो बिना पूछे नोबेल के एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते थे। इस तरह के पीजेंट्स को सर्फ्स कहा जाता था। सर्फ्स कौन? पीजेंट्स। वो पीजेंट जो नोबेल के अंदर थे ऑब्वियसली। तो सर्फडम सिस्टम को ख़त्म कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर वो सर्फडम सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। पीजेंट्स आज़ाद हो रहे हैं और यूरोप की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन सी है? सर्फ्स की है। पूरे यूरोप का यही कंडीशन है। तो नेपोलियन की आर्मी का, नेपोलियन की मिलिट्री को वेलकम किया जा रहा है। कॉमन लोग वेलकम कर रहे हैं। क्यों वेलकम कर रहे हैं? कॉमन लोग में मेजॉरिटी किन लोगों की है? मेजॉरिटी पीसेंट्स की है। वो चाहते हैं कि उनको क्या मिल जाए? लिबर्टी मिल जाए। रिमूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। पहले यूरोप में ये था कि गिल्ड मतलब कोई एक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाले लोग एक जगह रहेंगे,
एक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाले लोगों की एक गली है, वहाँ पर वही लोग रह सकते हैं, और दूसरे ऑक्यूपेशन वाले की दूसरी गली है, वहाँ पर वही लोग रह सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन था, तो उसने क्या किया, रिमूव कर दिया गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को। यूनिफॉर्म लॉज हम लोगों ने देखा है, जो भी चेंजेस हुए फ्रांस में, यूनिफॉर्म पूरे फ्रांस के लिए यूनिफॉर्म लॉ, एक कानून लाया गया। तो उस चीज़ को नेपोलियन यहाँ भी ला रहा है, जो चेंजेस फ्रांस में वो उसको नेपोलियन अपने साथ लेकर आ रहा है। कॉमन नेशनल करेंसी, नेपोलियन ने कॉमन नेशनल करेंसी बनाया। अब देखिए, जहाँ भी नेपोलियन बोनापार्ट जा रहा है उन पूरे एरियाज़ में एक ही करेंसी चल रही है, और जब कॉमन करेंसी होगी तो ट्रेड और कॉमर्स क्या होगा, डेवलप होगा, और उससे बिजनेसमैन को फायदा होगा। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, वेट को, नाप तौल को स्टैंडर्डाइज किया। एक एग्जाम्पल है बुक में कि एक जगह कोई चीज़ कुछ सेंटीमीटर है, कुछ मीटर है, वही चीज़ दूसरी जगह कुछ सेंटीमीटर, कुछ मीटर हो जाती है। कहीं वो जो मेज़रमेंट है वो कम हो जाता है, कहीं वो ज़्यादा हो जाता है। इससे जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है, ये कुछ मेजर्स हैं जो नेपोलियन ने किए थे, और उसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं या सिविल कोड कहते हैं। और उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग वही सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रांस में हो गई थी। तो ये बात ठीक है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, मगर साथ ही साथ नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो किया। नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी का यूरोपियन लोगों ने वेलकम किया, और वही लोग आगे चलकर नेपोलियन की आर्मी के दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अब पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। क्यों चाहिए? कॉमननेस लेकर जो गया है नेपोलियन, यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, नेशनलिज्म का सेंस डेवलप हो रहा है उन लोगों में। एक बात। दूसरी बात, नेपोलियन का टैक्सेशन हाई था, टैक्सेशन रेट ज़्यादा था, जिस वजह से वहाँ के लोगों को ये टैक्सेशन पसंद नहीं आया। इस तरह से हैरबिंगर्स के तौर पे दिखाया गया है। इसका मतलब नेपोलियन की आर्मी को, हैरबिंगर्स मतलब कुछ होने वाला है बहुत जल्द, और वो भी बैड सेंस में। इसलिए हम लोग देखेंगे नेपोलियन जैसे से आगे बढ़ रहा है, उसके बैग से एक एक टेरिटरी छूटती जा रही है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 18th सेंचुरी का यूरोप मल्टी डायनेस्टिक रूल में बटा हुआ था। सिंपल ये समझ लीजिए कि पूरा यूरोप पर 3-4 डायनेस्टी का रूल था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी, सिंपल समझिए ये फ्रांस है जिसका एक किंग है, और ये फ्रांस डिफरेंट लैंड पैटर्न में डिवाइडेड है, और हर एक लैंड पैटर्न का लोकल ओनर ये नोबल है, और नोबल को ही एरिस्टोक्रेट भी कहा जाता था। ये एरिस्टोक्रेट या नोबल एक ज्योग्राफिकल एरिया का लोकल रूलर है। इस तरह से पूरा फ्रांस अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट नोबिलिटी मिलकर पूरे फ्रांस को बनाती थी। ओल्ड रिजिम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एरिस्टोक्रेसी, तो
तो एरिस्टोक्रेसी क्या चाहेगी हमेशा कि उसका जो शासन है वो बना रहे, और उसके शासन की सबसे जो अच्छी बात है उसके मुताबिक वो कौन सा सिस्टम है, सर्वडम सिस्टम, जिसमें पीजेंट्स नोबेल के लिए फ्री में काम करते हैं, नोबेल के खेतों पर कल्टीवेशन करते हैं, सारा काम करते हैं। तो एरिस्टोक्रेट ये चाहेंगे कि ये सिस्टम बना रहे। अच्छा, ये लोग कैसे लोग हैं, लिबरल हैं कि कंजर्वेटिव हैं? ये लोग कंजर्वेटिव हैं। ये लोग कैसे लोग हैं, कंजर्वेटिव हैं। ये सोसाइटी में किसी भी तरह के चेंजेस को नहीं चाहते, किसी भी तरह के सोसाइटल चेंजेस को नहीं चाहते, और अगर सोसाइटी में चेंजेस हो भी तो उसका प्रोसेस क्या हो, स्लो, ग्रेजुअल, अचानक कोई चेंज ना हो। नोबेल हो, किंग हो, फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, थर्ड स्टेट हो, ये जो पूरी सोसाइटी है हमेशा ऐसी ही बनी रहे और ये लोग इसी तरह से रूल करते रहे, ये ऐसा चाहेंगे। तो द एरिस्टोक्रेसी समझ गए। एरिस्टोक्रेसी क्या है, नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी एक ही बात। ये लोग कैसे लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं। अब देखते हैं मिडिल क्लास। ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट। मिडिल क्लास किससे बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट, स्टेट क्लास, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में भी कौन लोग, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि थर्ड स्टेट में सभी लोग हैं, लॉयर भी है, एडवोकेट भी है, सॉरी लॉयर एडवोकेट सेम, बिजनेसमैन भी है, पीजेंट भी है, वर्कर भी है, सभी लोग हैं। तो थर्ड स्टेट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या कहलाते थे, मिडिल क्लास। फ्रांस में, सॉरी इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से क्या हुआ, एक नया वर्किंग क्लास सामने आया, एक वर्किंग क्लास सामने आया, मजदूर, और इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी सामने आए और वर्कर, मजदूर भी सामने आए। तो मिडिल क्लास कौन लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनको ओल्ड रिजिम में, पुराने सिस्टम में ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि वो किस स्टेट से बिलोंग करते, थर्ड स्टेट से बिलोंग करते, और थर्ड स्टेट वाले कभी भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बराबर नहीं हो सकते थे। तो ये लोग क्या चाहेंगे, मिडिल क्लास के लोग, कि इनके पास पैसा भी है मगर सोसाइटी में इज्जत नहीं है। तो ये लोग चाहेंगे कि सोसाइटी में चेंजेस आए। ये क्या चाहेंगे, हमेशा लिबर्टी चाहेंगे, लिबरल होप को पसंद करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को पसंद करेंगे। और इन लोगों ने लीडिंग रोल प्ले किया नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि उसमें यूनिटी की बात होती है। इस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाने में मिडिल क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल